खास होगा ये सेशन स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2026 या 27 को टारगेट कर रहे हैं। तो एनसीईआरटीज की अगर हिस्ट्री की बात करें तो ओल्ड और न्यू की डिबेट होती है, न्यू एनसीईआरटी पढ़ें या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें। ये हिस्ट्री के 6 सेगमेंट के लिए कोई एक किताब नहीं है जिसको मैं बोल सकूं कि देखो ये हिस्ट्री की किताब है, पढ़ लो हिस्ट्री का काम हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई किताब नहीं है। एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। तो जितने क्वेश्चंस का वेटेज है उसके हिसाब से एंड टॉपर्स की बुकलेट्स आपको पेपर 4 में मददगार साबित होंगी डेफिनेशंस कैटर करने में और बाकी के सेगमेंट्स के लिए। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के सेशन में। खास होगा ये सेशन स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2026 या 27 को टारगेट कर रहे हैं। पहला सवाल, जब आप यूपीएससी की तैयारी में आते हैं तो सिलेबस देखने के बाद यही आता है कि एग्जैक्टली किताबें कौन सी पढ़नी है। सवाल बड़ा ही छोटा सा और साधारण सा होता है, लेकिन नए एस्पिरेंट्स के लिए ये समस्याओं से भरा हुआ हो सकता है। परेशानी की बात नहीं है। हम लोग 26 और 27 की एस्पिरेंट्स के लिए कंप्लीट बुक लिस्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके इन सभी किताबों के ऊपर बातचीत करेंगे पेपर वाइज। मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ। आपने जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4 का अगर सिलेबस देखा हो तो आपको एक आइडिया लगेगा, जैसे कि पेपर 1 इज ऑल अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। ये इंडिकेट करता है कि हम आए कहां से हैं, हमारे फाउंडेशंस क्या हैं। उसके बाद आता है पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर। फिर मुद्दा बनता है कि हम खुद को गवर्न कैसे करते हैं। मतलब हम जहां से आए वहां से आए, अभी हम पहुंच गए, और जब हम पहुंच गए तो हम सरवाइव कैसे करते हैं, हमारा सिस्टम वर्क कैसे करता है। फिर हम थर्ड पेपर पे पहुंचते हैं और वो है इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये सेगमेंट हम आपको जो समझते हैं तो पता चलता है कि ये बताता है कि हम ग्रो कैसे कर रहे हैं, हमारा प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। और फिर चौथा जो पार्ट आता है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का अलॉन्ग विद केस स्टडीज, पेपर 4, वो बताता है कि जब आप ग्रो कर रहे हो तो किन फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपकी ग्रोथ और आपका डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो और सभी के लिए इक्विटेबल एंड प्रोग्रेसिव हो। तो यूपीएससी का जो 4 आपका जीएस 4 पेपर है, मतलब 1, 2, 3 एंड 4, ये एक प्रोग्रेशन में है और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इन सब्जेक्ट्स को अरेंज किया गया है। शायद हम इस साइंस को बहुत कम समझ पाते हैं कि आखिर ये अरेंजमेंट ऐसा क्यों है। पेपर 1 में ये 3 सब्जेक्ट्स क्यों हैं, पेपर 2 में ये क्यों है, 3 एंड 4। तो ये स्टेप वाइज एक प्रोसेस है। सबसे पहले आप कहां से आए हैं, आपका ओरिजिन क्या है, फाउंडेशंस क्या हैं, फिर आप खुद को गवर्न कैसे करते हैं, फिर पेपर 3 आप प्रोग्रेस कैसे करते हैं, और फिर पेपर 4 जब आप प्रोग्रेस करते हैं तो कौन से आपके फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें नजरअंदाज ना किया जाए। तो ये 4 पेपर्स का अरेंजमेंट है और हम समझेंगे कि किस पेपर के लिए कौन सी बुक्स रिक्वायर्ड होती हैं। इसके पहले कि हम किताबों की इस लिस्ट पर चलें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका टारगेट 2026 का एग्जाम है तो आपके लिए बहुत ही खास बैच हो सकती है सृजन रिपीटर्स 2.0 बैच, जहां पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। जीएस की कुछ क्लासेस होती हैं, टेस्ट सीरीज होती है, मेंटरशिप होती है। ये कोर्स केवल 10,000 रुपीज में आपके लिए अवेलेबल है फॉर कंप्लीट ईयर। ये इंडिकेट करता है कि अगर आप अपनी तैयारी में थोड़ा सा सेल्फ स्टडी के मोड में जाना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी के पर्पज से बुक्स और बाकी सारा अरेंजमेंट तो मैं आपको बता ही दूंगा। फिर मेंटरशिप की कमी रह जाएगी तो वो कमी आपका ये कोर्स पूरा कर देगा। तो ये तो रही बात सृजन रिपीटर्स 2.0 बैच के बारे में। चलिए बुक्स के ऊपर बात करते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली हमें कौन सी बुक्स यहाँ पर पढ़नी, जाननी और समझनी होती हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका यूपीएससी का सिलेबस है उसमें आता है पेपर 1, और जो आपका यूपीएससी के सिलेबस का पेपर 1 है उसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आती हैं। जो पेपर 1 है वो स्पेसिफिकली 3 सब्जेक्ट्स को कवर करता है। ठीक है, पेपर 1 स्पेसिफिकली 3 सब्जेक्ट्स को कवर करता है, और जो 3 सब्जेक्ट्स ये कवर करता है इसमें पहला सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, और तीसरा सब्जेक्ट है इंडियन सोसाइटी। नॉट जस्ट सोसाइटी, हम ज्यादा कंसर्न हैं इंडियन सोसाइटी को लेकर। और अब ध्यान दें, तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपका पेपर 1 बनाते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट्स में क्या रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में टोटल 6 सेगमेंट्स होते हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। इन तीनों को क्रक्स को मिलाते हैं तो आर्ट एंड कल्चर भी इसी में से निकलता है। मॉडर्न का एक्सटेंशन बनता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, और फिर आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। अब यहाँ पर टोटल जो 6 सेगमेंट्स हैं, इन 6 के 6 सेगमेंट्स के लिए क्या किताबें रिक्वायर्ड होती हैं, आइए सबसे पहले उस पर बात करते हैं, फिर ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी की ओर भी मूव करते हैं। हम एनसीईआरटीज के साथ जो हिस्ट्री है उसे बहुत आसानी तरीके से पढ़ और समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा टोटल 6 सेगमेंट्स हैं आपके हिस्ट्री के, तो हम उन्हीं पर बात करते हैं।
पहला सेगमेंट जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री का है और यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो एनसीईआरटी की बुक्स हैं। वैसे तो एनसीईआरटीज आप हिस्ट्री की कंपोजिट तरीके से पढ़ना चाहें तो रिकमेंडेड होता है कि आप 6 to 12 पूरी ही एनसीईआरटी पढ़ लें। आपके फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाते हैं एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न। स्टिल अगर आप स्पेसिफिक होना चाहें एंशिएंट हिस्ट्री के लिए तो आपको यहाँ पर 1 to 6 की जो एनसीईआरटी है, मैं ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, देयर इज आल्सो डिबेट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू। मैं हमेशा रेफर करता हूँ कि आप ओल्ड एनसीईआरटीज पर जाएं। अगेन मैं बुक लिस्ट बता रहा हूँ तो यहाँ पर बुक लिस्ट में सभी लोगों की चॉइसेस वैरी करती हैं। यहाँ पर मैं एक टीचर के तौर पर आपके लिए क्या बेस्ट किताबें हो सकती हैं उन्हें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं फायदे और नुकसान के बेसिस पर आपको प्रेफरेंसेस भी बता सकता हूँ कि देखिए ये रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। एज ए टीचर मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि आप क्या प्रेफर करें। तो एनसीईआरटीज की अगर हिस्ट्री की बात करें तो ओल्ड और न्यू की डिबेट होती है, न्यू एनसीईआरटी पढ़ें या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें। मैं हमेशा ओल्ड एनसीईआरटीज रिकमेंड करता हूं। मुझे लगता है कि जो न्यू एनसीईआरटीज हैं वो क्लास 11th या 12th के बच्चे के लिए ज्यादा बेहतर हैं, वो उसी के हिसाब से लिखी गई हैं। लेकिन जब आप थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवनेस और बैकग्राउंड स्टोरीज पर जाते हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी एनालाइज करते हैं जिस पर हाल फिलहाल में क्वेश्चन आ भी रहे हैं, तो ओल्ड एनसीईआरटी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। बाकी अगर आपने सीबीएसई बैकग्राउंड से, एनसीईआरटी बैकग्राउंड से किताबें पढ़कर अपना एकेडमिक कंप्लीट किया है +2 तक, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप न्यू एनसीईआरटी की ओर भी जा सकते हैं। नाउ ओल्ड एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा जो आपको 11th की एनसीईआरटी मिलेगी, आपको यहाँ पर 11th में एंशिएंट और मेडिवल मिल जाएगी, 12th में मॉडर्न मिलेगी। मैं ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। न्यू में जाओगे तो 12th में ही एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों मिल जाएगी। तो थोड़ा सा वेरिएशन है, फिर से दोहराता हूँ, आपको 11th की एनसीईआरटी जो ओल्ड में मिलेगी वो एंशिएंट और मेडिवल की मिलेगी, 12th मॉडर्न की मिलेगी। जबकि आप मॉडर्न में जाते हैं तो थीम्स मिलती हैं, तो तीनों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके तीनों थीम्स आपको 12th में मिल जाती हैं। तो ओल्ड एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है, ये मैं न्यू एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि न्यू एनसीईआरटी आपके लिए चॉइस होगी, ठीक है। वैसे मैं बहुत रिकमेंड नहीं करूंगा। तमिलनाडु पब्लिकेशन की किताब एक समय पर काफी ज्यादा हाइप्ड रही। जब बात हुई कि साउथ की जो हिस्ट्री पूछी जा रही है वो थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं लोग, तो आप यहाँ पर तमिलनाडु की जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है उसे कंसिडरेशन में ले सकते हैं। लेकिन मैं अगेन इसे कहूंगा कि ये लेटेस्ट स्टडीज की बात होगी, मतलब आप इसे चाहिए तो बाद में पढ़ लें। अभी के लिए ओल्ड एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा आपके एंशिएंट हिस्ट्री की नीड्स को पूरा कर देगा। फिर आते हैं मेडिवल हिस्ट्री पर, ओल्ड एनसीईआरटी बाय सतीश चंद्रा। ये भी ओल्ड एनसीईआरटी में आपको 11th में मिल जाएगा। बाकी 12th में आप थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 भी देख सकते हैं। अगेन यहाँ पर भी मैं कहूंगा कि आप प्रेफर करें ओल्ड एनसीईआरटी। तो आपका कोई स्टैंडर्ड बुक देखो है नहीं। मैं हिस्ट्री की जब बात करता हूं तो मैं साफ कर दूं कि हिस्ट्री के 6 सेगमेंट के लिए कोई एक किताब नहीं है जिसको मैं बोल सकूं कि देखो ये हिस्ट्री की किताब है, पढ़ लो, हिस्ट्री का काम हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई किताब नहीं है। कारण क्योंकि हर सेगमेंट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका नेचर अलग है, तो कोई भी एक किताब उस नेचर के क्वेश्चन के हिसाब से जस्टिस नहीं कर पाएगी। इसीलिए हर सेगमेंट की अलग अलग बुक्स हैं। अगेन कोई एक राइटर भी नहीं है जिसके बारे में मैं बोल सकूं कि ये एक राइटर है, आप इनकी 6 की 6 किताबें पढ़ लीजिए और आपका काम हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है, आपको अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग राइटर्स को अप्रोच करना पड़ेगा। सिमिलरली मेडवल के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी बाय सतीश चंद्रा पढ़ें। फिर आप मॉडर्न पर आते हैं तो आप ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा पढ़ें, ये आपको क्लास 12th में मिल जाएगी। एंड द मोस्ट रिकमेंडेड बुक विल बी स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर। स्पेक्ट्रम राजीव अहीर की इस हिसाब से बहुत अच्छी है क्योंकि जब आप मॉडर्न पढ़ते हैं तो क्रोनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। हिस्ट्री को मॉडर्न में अगर फेज्ड मैनर में पढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर होता है, तो फेज्ड मैनर की स्टडी के लिए स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी है। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि जो कॉन्सेप्चुअल लिंकेजेस हैं वो थोड़े कमजोर हैं स्पेक्ट्रम के, और अगर आप उसे फुलफिल करना चाहेंगे तो फिर आपको बिपिन चंद्रा की किताब की ओर जाना पड़ेगा। ऑल्दो वो ज्यादा हो जाता है, और इनिशियल स्टडीज के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल स्पेक्ट्रम जो राजीव अहीर की है उसे ही पढ़ें। ये आपके लिए बहुत ही आसान किताब होगी और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मॉडर्न कवर हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए सबसे पहले तो आपको फाउंडेशनल बुक के तौर पे फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी पढ़नी होगी क्लास 11 की। अगेन फाइन आर्ट्स एक अलग सब्जेक्ट है और वहां पर आर्ट एंड कल्चर के लिए एक सेपरेट बुक होती है। तो क्लास 11 की फाइन आर्ट्स की किताब आप पढ़ें। और नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से लिखी गई अभी तक की सबसे एक्सेप्टेबल अच्छी किताब है, जिसमें कुछ चैप्टर्स अभी थोड़े अननेसेसरी लगते हैं, लेकिन फिर भी आप देखें तो और कोई ऑप्शन है नहीं। आर्ट एंड कल्चर का जो वेटेज है उसके हिसाब से एक किताब अगर हमें चूज करनी हो तो डेफिनेटली वो नितिन सिंघानिया होगी। गो फॉर इट। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए स्पेक्ट्रम के लास्ट में जो चैप्टर्स दिए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस, आप उन पर ही रिलाई करें, वो बहुत हैं। 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, तो जितने क्वेश्चंस का वेटेज है उसके हिसाब से वहां पर जो स्पेक्ट्रम के लास्ट में पेजेस दिए गए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए, आपकी बात उतने से बन जाएगी। तो बस इसके अलावा
अगर आप चाहें तो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस देख सकते हैं। अगेन मैं कहूंगा सिलेक्टिव स्टडी करिएगा। मुझे तो लगता है कि आपका काम स्पेक्ट्रम से ही चल जाएगा, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ें। ओल्ड एनसीईआरटी की बात करूं तो 9th और 10th में, और न्यू में 9th 10th 11th में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का सेगमेंट मिलेगा। वैसे ओल्ड एनसीईआरटी का आप 9th और 10th का सेगमेंट पढ़ लें, और उसके बाद आप कोई भी एक बुकलेट उठाकर पढ़ लें, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का काम हो जाएगा। जैसे कि आप फिजिक्स वाला की जो बुकलेट है वर्ल्ड हिस्ट्री की, उसे उठाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के सेगमेंट पर जब हम अपनी बात कंप्लीट करते हैं तो हम ज्योग्राफी पे चलते हैं। ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले तो फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी मिलेगी। फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी, अगेन ज्योग्राफी की कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि आप ये पढ़ लो। फिर कहा जाता है कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगेन एनालिटिकल स्टडी थोड़ी सी एडवांस जरूरी होगी, लेकिन बेसिक फाउंडेशंस आपके यहाँ एनसीईआरटी से फुलफिल हो जाते हैं। तो फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11th एंड 12th में आपको पढ़ लेना है। एक किताब है जीसी लियोंग की फिजिकल ज्योग्राफी की, कई दफा इसे भी रिकमेंड किया जाता है कि आप इसे पढ़ें। इस किताब के साथ सिर्फ एक समस्या है, लैंग्वेज आपको थोड़ी मुश्किल लग सकती है। एट द सेम टाइम इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है बल्कि वर्ल्ड स्पेसिफिक हैं। जबकि जब आप इंडिया में अपना यूपीएससी का एग्जाम लिख रहे हैं और आपके एग्जाम्पल्स इंडिया स्पेसिफिक हो तो ज्यादा बेहतर होगा। इस पर्सपेक्टिव से आपको एग्जाम्पल्स इंडिया के ट्रेस करने पड़ेंगे। हाँ, इमेजेस एंड जो क्रक्स है इंफॉर्मेशन का वो बहुत ही अच्छा है जीसी लियोंग में। फिर आप इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए जाएंगे तो इंडियन ज्योग्राफी की आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी, आपको उसे पढ़ना है। आप चाहें तो 6 to 12th पूरी ही ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस आप जरूर से पढ़ें, और उसे रेगुलर बेसिस पर उसे देखते रहें, क्योंकि कई बार बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस डायरेक्टली यहां पर पूछ लिए जाते हैं। जैसे अदल सी पर जो क्वेश्चन आया था, उसकी तो सीधी सीधी इमेज बनी हुई थी आपके ऑक्सफोर्ड एटलस में, वहीं से उठा के उन्होंने क्वेश्चन वहां पे डाल दिया। एटलस आपको डेली बेसिस पर 20 मिनट जरूर देखना होगा। ज्योग्राफी के लिए आपकी मुश्किलें आसान करने वाला पार्ट ये होगा। जब मुद्दा ज्योग्राफी का खत्म होता है तो हम पेपर 1 में ही सोसाइटी पर पहुंचते हैं। सोसाइटी के लिए आप सोसाइटी की जो एनसीईआरटीज है उन्हें देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी इंडियन सोसाइटी पर है क्लास 12th की। अपार्ट फ्रॉम दैट सिंपल सा तरीका ये होगा कि आप सोसाइटी के लिए कोई भी एक बुकलेट उठा लें। आप यूपीएससी वाला की बुकलेट उठा सकते हैं, पीडब्ल्यू की, और आप उससे अपना जो फाउंडेशन है उसे तैयार कर लें। उसके बाद आपको करंट पे रिलाई करना होगा। रिकमेंड मैं ये भी करूंगा कि पेपर 1 से सोसाइटी, पेपर 2 से गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, आप इन तीनों को एक साथ पढ़ें। तो आपका एक तो फाउंडेशन तैयार होगा इंडियन सोसाइटी से, गवर्नेंस बताएगा कि सोसाइटी में काम कैसे होता है, और सोशल जस्टिस प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में बात कर देगा। तो ये तीनों मिलाकर एक कंपोजिट सब्जेक्ट बनता है, जिसे आप सोसाइटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस बुला सकते हैं। रिकमेंडेड होता है कि आप इन तीनों पार्ट्स को इन वन गो पढ़ें, आसानी होती है। नोट्स के साथ करंट अफेयर्स ही सोसाइटी का काम कर देगा। पेपर 1 के बाद वी मस्ट मूव टुवर्ड्स द पेपर 2। पेपर 2 में सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी पढ़ें। क्लास 11 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी भी क्लास 11 की आती है। क्लास 11th 12th दोनों की आप एनसीईआरटी पढ़ लें, अच्छा होगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं वो वहीं से निकलेंगे। देखा जाए तो आपका काम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से भी चल सकता है, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि आप पॉलिटिकल थ्योरी की किताब जरूर पढ़ें, भले ही वो आपको थोड़ी सी मुश्किल लगे, लेकिन उसको पढ़ लें। पॉलिटी के लिए एक निर्विवाद किताब है, सभी उसे रिकमेंड करते हैं, मेरी ओर से भी वही बुक रिकमेंडेड है, एंड दैट इज एम लक्ष्मीकांत। जरूर पढ़ें, बार बार पढ़ें, ये एकदम नोट्स की तरह है, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी पॉलिटी की। इसके अलावा हम पहुंचते हैं गवर्नेंस में। गवर्नेंस की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर आप सेकंड एआरसी देख लें, योजना और कुरुक्षेत्र को देखें। गवर्नेंस का काम आपका इससे चल जाएगा। करंट अफेयर्स विल बी द बूम। यहां पर आप ध्यान दो कि योजना और कुरुक्षेत्र की आपको समरी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि किताबें बहुत बल्कि होंगी, मैगजीन्स, उन्हें आप हर महीने पढ़ नहीं पाएंगे। आईआर के लिए क्लास 12 की आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, या इसके अलावा मैं कहूंगा कि कोई भी आप एक नोट्स उठा लें। जैसे आप यूपीएससी वाला की नोट्स पढ़ सकते हैं, आपके फाउंडेशंस तैयार हो जाएंगे, और बाकी का आईआर का काम आपको पता है वो करंट अफेयर्स से होता है। किताबें एक लिमिट से ज्यादा आईआर में हेल्प कर नहीं पाती। ठीक है, तो ये तो पेपर 2 का मसला हुआ। पेपर 2 के बाद आगे बढ़ते हैं पेपर 3 में। पेपर 3 का सबसे बड़ा सेगमेंट आता है इकोनॉमी का। एनसीईआरटी 11th एंड 12th आपको पढ़ना होगा। और एनसीईआरटी, जब मैं यहाँ इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा था तो मैंने ऋषभ सर से डिस्कशन किया कि आखिर इकोनॉमी के लिए क्या रेफर किया जाए, तो उनका भी यही कहना था कि 11th एंड 12th की एनसीईआरटी बेहतर होगी। हाँ, एक किताब को लेकर हमारे बीच में जरूर बातचीत हुई, एंड दैट इज अबाउट रमेश सिंह एंड नितिन सिंह हानिया। वैसे तो सर का कहना था कि इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आप केवल यहाँ पर एनसीईआरटी से काम चला सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप ये मानकर चलिए कि कोई एक ऐसा बच्चा है जो आपसे ना पढ़ पाए,
उसे आपसे पढ़ने का मौका ना मिले तो उसे एक किताब तो पढ़नी होगी। तो उन्होंने कहा कि हमें रेफर करना चाहिए नितिन सिंघानिया, उसकी लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा आसान है कंपैरिजन टू रमेश सिंह। तो रमेश सिंह और नितिन सिंघानिया दो किताबें हैं जो इकोनॉमी में कंसिडरेशन में ली जा सकती हैं, एंड आई विल आल्सो आस्क यू टू गो फॉर द नितिन सिंघानिया। तो बजट इकोनॉमिक सर्वे, एनसीईआरटी 11th एंड 12th एंड नितिन सिंघानिया आपकी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। फिर आप आते हैं इकोनॉमी के बाद एक बड़ा सेगमेंट आता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के अगर आप फंडामेंटल्स पर जाते हैं तो आपको क्लास 12th की बायोलॉजी की किताब पढ़नी होती है, उसके भी कुछ चैप्टर्स जो स्पेसिफिकली एनवायरमेंट से जुड़े हुए हैं। तो एनवायरमेंट में आप सीधा समझिए क्लास 12th की बायो की किताब, क्लास 12th बायोलॉजी, और इसमें सिलेक्टेड चैप्टर्स होंगे जो आपको पढ़ने होंगे एनवायरमेंट के लिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स या फिर एक नोट्स आपका काम चला सकती है। एनवायरमेंट के लिए आप एक नोट्स उठा लीजिए और ये नोट्स आप यूपीएससी वाला की ले सकते हो। उस नोट्स के साथ करंट अफेयर्स आपका एनवायरमेंट का काम चला देगा। फिर आपको समझ में आता है कि एक तो यहां पर इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी के बाद एनवायरमेंट हो गया। एनवायरमेंट के अलावा हम देखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में आप देखो तो एक किताब आती है अशोक कुमार जी की, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। ये आपके फाउंडेशंस के लिए एक अच्छी किताब हो सकती है। और इसके अलावा आपका काम करंट अफेयर्स का फिर से इंटरनल सिक्योरिटी से होगा। इंटरनल सिक्योरिटी के बाद आप एक सेगमेंट में पहुंचेंगे और वो होगा डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक छोटा सा सेगमेंट है। इसके लिए किसी एक किताब को रिकमेंड करना अच्छा नहीं होगा। मैं सीधा कहूंगा आप एक नोट्स पर जाइए, एक अच्छी सी नोट्स उठाइए और उससे पढ़ जाइए। नोट्स की कोई कमी नहीं है, आपको यूपीएससी वाला के बुकलेट में मिल जाएगी, वो आपको यहाँ पर हेल्प करेगी। फिर साइंस एंड टेक आता है। साइंस एंड टेक के लिए अगेन आप कोई बुक नहीं उठा सकते, कोई भी किताब आपको साइंस एंड टेक में किताब के पर्सपेक्टिव से हेल्प नहीं कर पाएगी। यहां पर भी आपको एक नोट्स उठानी होगी। और नोट्स देखिए फाउंडेशनल पर्सपेक्टिव से तो उतना मददगार नहीं साबित होगी, क्योंकि साइंस एंड टेक का जो डोमेन है वो कंप्लीटली करंट ओरिएंटेड है। तो यहां पर आपको करंट पर रिलाई करना होगा। शिवम सर का जो वीकली साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स आता है आप उसे जरूर से फॉलो करें, वो आपकी यहां पर मदद कर पाएगा। तो ये तो पेपर 3 का मुद्दा हो गया। पेपर 3 के बाद हम पहुंचते हैं पेपर 4 के ऊपर। और जब हम पेपर 4 पर जाते हैं तो एक किताब है जो बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो सकती है आपके लिए, जहां तक आपकी फाउंडेशंस की बात है। इसमें आप लेक्सिकॉन फॉलो कर सकते हैं। लेक्सिकॉन एक जो किताब है ये आपके लिए मददगार साबित हो सकती है फाउंडेशन के पर्पस से। और इसके अलावा केस स्टडीज के लिए आपको कुछ बुक्स फॉलो करनी होंगी जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं। आप कई सारी केस स्टडीज गूगल कर सकते हैं, कुछ पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। एंड टॉपर्स की बुकलेट्स आपको पेपर 4 में मददगार साबित होंगी डेफिनेशन कैटर करने में और बाकी के सेगमेंट्स के लिए। फिर हम जब ऐसे पे जाते हैं तो ऐसे का भी मसला यही होता है कि आप एक फ्रेमवर्क डेवलप करें। इसके लिए आप यूट्यूब पर कुछ लेक्चर्स देख सकते हैं, फ्रेमवर्क तैयार कर लें। ऐसे के लिए आप फ्रेमवर्क तैयार कर लें और इसके लिए आप कुछ टॉपर्स के बुकलेट्स देख लें, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके के एसेज लिखे जाते हैं और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होगा। तो चारों पेपर्स के लिए मैंने बुकलिस्ट बता दी है। और लास्ट में एक मुद्दा आता है करंट अफेयर्स का। तो जब करंट अफेयर्स की बात आती है तो करंट अफेयर्स जो कि बहुत ही जरूरी हिस्सा है आपकी यूपीएससी तैयारी का, इसमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकमेंडेशन आपके लिए मेरी ओर से जाएगा। यहां पर आप सबसे पहले तो सुमित सर का एडिटोरियल डिस्कशन देख लें। सुमित सर का एडिटोरियल डिस्कशन देख लें और ऋषभ सर का करंट अफेयर्स जो प्रीलिम बूस्टर आता है। ऋषभ सर का प्रीलिम बूस्टर, ये जो हिस्सा है ये मेंस के पर्सपेक्टिव से होता है और ये हिस्सा है ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से होता है। अल्टरनेट चॉइसेस आपके लिए हो सकती हैं कि यहां पर आसिम सर का एक करंट अफेयर्स आता है जो कि कंपोजिट होता है, प्री कम मेंस। आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। और यूपीएससी वाला पर भी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं आप उसे भी चूज कर सकते हैं। आपको एक सोर्स पर स्टिक करना है, जैसे कि मैंने बताया आप सुमित सर का एडिटोरियल डिस्कशन और ऋषभ सर का प्रीलिम बूस्टर फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप आसिम सर का जो कंपोजिट वीडियो है उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से आपका करंट अफेयर्स की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। सो दिस इज द कंप्लीट बुक लिस्ट। आई होप कि ये बुक लिस्ट आपको हेल्प करेगी आपकी यूपीएससी की तैयारी में और आप बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर पाएंगे। अगेन गाइडेंस के लिए आप सृजन का जो कोर्स है उसे अवेल कर सकते हैं, बुक लिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। मिलेंगे ऐसे ही किसी और गाइडेंस सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा और एंजॉय करिएगा, बढ़िया से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू वेरी मच।